नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना साइंस का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जिसने भी 2 पार्ट नहीं देखे वो ऊपर जा कर के देख सकता है। आज हम करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर चलो मैटर देख लेते हैं क्या होता है। मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे आपके सामने लैपटॉप, फ़ोन, टैब पड़ा हुआ है, इसका समथिंग मास है, इसने क्या किया है थोड़ा-सा स्पेस भी लिया हुआ है, तो ये क्या है? मैटर है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई वो करे वो मैटर है। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैटर की 3 स्टेट्स बताई गई हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, आप सबको ही पता होगा। सॉलिड इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है? सरफेस टेंशन, कैपिलरी फ्लोटिंग वगैरह। गैस क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं। अभी देख लेते हैं पहली क्या सॉलिड में हमने देखी थी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है। इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर रखे हैं नोट्स, जिसको भी चाहिए होगा वो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप सब लोग वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच इट ट्राइज टू गेन इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है कि प्रेशर पड़ने के बाद या कंप्रेस होने के बाद या फिर स्ट्रेच करने के बाद जो अपनी प्रॉपर्टी रीगेन करना चाहता है, ठीक है, उसे ही इलास्टिसिटी बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को। अब ये 2 टाइप की होती हैं। एक परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? परफेक्टली नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, जैसे रबर बैंड वगैरह है, ठीक है, उसको हम स्ट्रेच करेंगे फिर वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? परफेक्टली। वो भी परफेक्टली नहीं, एक टाइम के बाद वो भी ढीले हो जाते हैं, बट नियर अबाउट वो अपना शेप रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। और परफेक्टली प्लास्टिक क्या होते हैं? जो अपने कंडीशन पे नहीं आ पाते हैं। जैसे एक जनरल प्लास्टिक ले लें आप, उसके ऊपर प्रेशर डालें वो मुड़ जाएगा, फिर दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा, है ना। वो क्या बोला जाएगा? परफेक्टली प्लास्टिक बोला जाएगा। आगे के टॉपिक देख लेते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन, इसमें हाँ, इस स्ट्रेन के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ रखा था कि उसका क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है हमारे पास, क्या? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? द सरफेस टेंशन is an elastic tendency of fluid surface which make it to acquire least surface area possible। ठीक है, क्या होता है सरफेस टेंशन? क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो जिसमें वो अपना मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है। जैसे एक ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप क्या करता है? मिनिमम एरिया एक्वायर करता है, ठीक है। और इसको मेजर किस में करते हैं? सरफेस टेंशन को हम लोग न्यूटन मीटर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट पूछा गया, हालांकि मैंने चैप्टर 1 में बता रखा है, पर यहाँ पे आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक। और ये सरफेस टेंशन डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप नहीं, जैसे कि हमारे पास एक ग्लास में पानी है, ठीक है, फिर अगर जो उसको हम बॉईल करते हैं, है ना, तो वो वो वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा जो जनरल वाटर करता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा? उसके मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा? मोशन आ जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे, उसी को शो कर रहा है, ठीक है। इट बिकेम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, आगे चलते हैं, जीरो हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे। अगला क्या है? कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस जो क्या होता है? सिमिलर मॉलिक्यूल्स में लगती है, सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल्स में। और एडेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? एडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में लगती हैं। अगर जो मैं आपको याद करना है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कोई कभी फेविस्टिक या फेविक्विक खरीदेंगे ना, तो उसके ऊपर लिखा होगा एडेसिव करके, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो एडेसिव फेविक्विक क्या करता है? 2 डिफरेंट मटेरियल्स को ज्वाइन करता है ना, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन इसका देख सकते हैं, एप्लीकेशन से ईजी हो जाता है, ठीक है। आप देख लेते हैं, कोहेसिव फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मैटर्स। सेम मैटर, समझ गए आप? और एडेसिव फोर्सेस क्या होता है? डिफरेंट मैटर्स को यूज करता है। जैसे कि मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया था फेविक्विक का। जब फेविक्विक हम करते हैं तो 2 डिफरेंट मटेरियल को भी वो सेम को तो करता ही है, और डिफरेंट मटेरियल्स को भी
जोड़ने में हेल्प करता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, बट ऐसा कोहेसिव के साथ नहीं होगा। अगला क्या है, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है, टेंडेंसी होती है लिक्विड की जिससे वो क्या करता है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है, राइज करने की टेंडेंसी लिक्विड की। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि हमारे पास वो होती है ना, वो दिवाली में हम लोग दीप वगैरह दिया वगैरह जलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ऑयल रखते हैं हम, फिर कॉटन का एक होता है जिसमें हम आग लगाते हैं, तो जितना भी ऑयल होता है वो क्या करता है, कैपिलरिटी शो करके ऊपर आता है। ऐसा तो नहीं है कि नीचे यहाँ पे लगाना पड़ता है तो ऑयल बर्न होता है, ठीक है। तो वो कैपिलरिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें देख लेते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज और फॉल एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा सरफेस टेंशन होगा उतनी ही अच्छी कैपिलरिटी होगी। ठीक, जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन उतनी ही अच्छी कैपिलरिटी शो करेगा वो। और सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना खराब ये। ठीक है, रिवाइज, द लिक्विड विच वेट द ग्लास राइज अप एंड द लिक्विड विच डज नॉट वेट द ग्लास फॉल डाउन। ठीक है, अब कौन से लिक्विड आपको याद आ रहा है, कोई ऐसा लिक्विड याद आ रहा हो जो ग्लास को वेट नहीं करेगा? वेट करने वाला तो चलो आपको वाटर याद आ गया आराम से, वेट नहीं करे मरकरी। ठीक है, मरकरी होता है जो ग्लास को कभी वेट नहीं करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल, when the capillarity tube is kept stand in mercury, the mercury surface fall down in the tube is the comparison to the surface of external mercury। ठीक है, मरकरी एक एग्जाम्पल, इतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू में अभी तक पूछा नहीं है, बाकी हम देखेंगे आगे चल के पीवाईक्यू। ज़्यादा बाहर का हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, स्टिक टू पॉइंट रहेंगे, सारे सवाल आपके यहीं से आने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इसको देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है। मन करे तो एक बार और रिपीट कर सकते हैं, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैपिलरिटी के, ये आ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। क्या होता है, जाइलम होता है ना, जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसफर होता है ना, रूट से ट्रांसफर होता है, लीव्स तक जाता है, ब्रांचेस तक जाता है, टॉप, है ना, वो बहुत अच्छा कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। इंक जो पेन से निब से निकलती, वो कैपिलरिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैंडल्स को हम लाइट करते हैं, ठीक है, लैंप विक होती है ना, जो अभी मैंने बताया, दीप वाला वो जो उसके अंदर लगा होता कॉटन का विक। ठीक, ब्लोटिंग पेपर यूज टू एब्जॉर्ब द स्पाइल्ड, उसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे हम ब्लोटिंग पेपर का क्या, किसी भी कॉटन क्लॉथ या कोई भी क्लॉथ हो ऐसा, जो पानी गिर जाता है उसके ऊपर हम कपड़ा डाल देते हैं तो वो तुरंत सोक कर लेता है उसको, तो वो भी कैपिलरिटी के ही थ्रू होता है। ठीक है, अब विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी लिक्विड की टेंडेंसी होती है जिससे वो क्या करता है, मोशन को रेजिस्ट करता है। अब इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया है जिससे आपको हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच अपोज द रिलेटिव मोशन, है ना, अपोज द रिलेटिव मूवमेंट अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज विस्कोसिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। जैसे एग्जांपल दो, एक पाइप है, अगर जो उसमें से आप पानी को पास करेंगे, वाटर को पास करेंगे, तो जो लेयर होगी जो सरफेस को टच कर रही होगी, ठीक है, उसका मोशन अलग होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे, और जिसका जिसका रेजिस्टेंस कम होगा अंदर की लेयर्स का, वो उसका मूवमेंट ज़्यादा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो वही बता रहे हैं, ठीक है, लेयर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, अगला, concentrated liquids like honey, glycerine have greater viscosity, so their flow stops rapidly than a low viscosity fluid। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, द फॉर्म ऑफ अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम।
ठीक, तो ये लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। केरोसिन एक लिक्विड है, ठीक है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होती है ना, गैस के पास ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही शेप फिक्स्ड होता है। लिक्विड का क्या, ये हमने 9th क्लास 8th क्लास में भी पढ़ रखी है एनसीईआरटी में, अगर जो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और सॉलिड में क्या, वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अगला। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। नहीं, उल्टा बता दिया इन्होंने। यंग मॉड्यूलस जो स्टील का होता है वो ग्रेटर देन होता है रबर का, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस, सही है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। द यंग मॉड्यूलस फॉर अ स्टील इज मच मोर देन द रबर। अगला क्वेश्चन क्या है। द स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, स्फेरिकल क्या, मैंने बताया था मिनिमम एरिया गेन करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है, लिक्विड्स की होती है, स्पेशली वाटर। तो इसमें क्या हो गया, सरफेस टेंशन की ये प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन जब पढ़ाया था ऊपर, अभी बताया था आपको। अगला क्या है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, फिर से सेम चीज, सरफेस टेंशन हो गया। द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हैज अ सरफेस टेंशन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। The tendency of liquid drop to contract and occupy the minimum area is due to surface tension। कितनी बार रिपीट हुआ, मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Oil spreads on water surface because surface tension of oil is less than the water। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं। Oil spreads on water surface because the surface tension of oil is less than water. Therefore, when oil is poured over the water, the greater value of surface tension of water pulls oil in all direction, and as such it spreads on the water। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। Kerosene oil floats on water because उसकी क्या होती है, उसकी क्या डेंसिटी कम होती है, किससे, वाटर से। कैरोसिन की डेंसिटी कम होती है ना, तभी तो ऊपर फ्लोट करता है। जब आप क्लास में देखेंगे तो पानी नीचे होगा तो कैरोसिन ऊपर होगा। ये एक्टिविटीज हम लोगों को करवाई जाती है 9th-10th में। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज, क्या होता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। सोप बबल आर लार्ज बिकॉज व्हेन द सोप डिजॉल्व्ड इन वाटर its surface tension is reduced. The pressure inside the soap bubble is more than the atmospheric pressure। अगर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ना हो तो वो क्या, वो बबल के फॉर्म में बन ही नहीं पाएंगे। अगला क्या है, इफ टू बबल्स ऑफ अ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर केम इन कॉन्टेक्ट विद अ ट्यूब, ठीक, विद अ ट्यूब, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, द स्मॉलर बबल क्या होगा, स्मॉलर बबल उसमें मर्ज हो जाएगा और साइज बड़ा हो जाएगा बड़े वाले बबल का। स्मॉलर बबल विल बिकम लार्ज एंड लार्जर विल बिकम स्मॉलर टू गेट द सेम। अच्छा, सॉरी, इसमें क्या हो जाएगा, सेम शेप को ये गेन करने के लिए जो बड़ा वाला है उसका साइज छोटा हो जाएगा और बड़े वाले को साइज में डिक्रीज हो जाएगा और छोटा वाला बड़ा हो जाएगा। देखते हैं, द स्मॉलर बबल विल बिकम लार्ज एंड द लार्जर विल बिकम स्मॉल टू गेट द सेम साइज। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। The excess pressure inside the soap bubble is inversely proportional to the radius of soap bubble. When these two bubbles are connected by a tube, the air will flow from smaller bubble to bigger bubble due to the fact that a smaller bubble have smaller radius will exert more pressure. Hence, the bigger bubble would grow at the expense of the smaller bubble। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका क्या होगा, द स्मॉलर बबल विल बिकेम लार्ज एंड लार्जर विल बिकेम स्मॉलर टू गेट द सेम साइज। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रोजन
inflated polythene balloon is released from the surface of earth. As the balloon rise to an altitude up in the atmosphere, it will क्या करेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एयर प्रेशर है ना, एयर प्रेशर काम करता है ना, अगर जो बलून नीचे होता है जितना ऊपर चलता जाएगा उतना एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसका साइज क्या करेगा और बड़ा हो जाएगा। लेयर्स होती है ना एयर्स की, कम प्रेशर हो जाएगा। देख लेते हैं। If a hydrogen inflated polythene bubble is released from the surface of earth, then the air pressure at high altitude is reduced. आपको अभी बताया। Thus the balloon will expand until the pressure inside the balloon equal to the pressure outside. ठीक है, अगला देख लेते हैं। What happen when some charge is placed on a soap bubble? चार्ज प्लेस करेंगे तो क्या करेगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा इसका। When some charge is placed on a soap bubble, the bubble will expand and its radius increase because the charges will disturb itself evenly over the surface of bubble, and the repulsion between the same charges is called to expand until the surface tension can bring it equal. अच्छा, जो बबल के ऊपर भी चार्जेस होते हैं ना, अगर जो एक्स्ट्रा चार्जेस डालेंगे हम, तो जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो रिपल करते हैं, बेसिक कंसेप्ट। तो रिपल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे, तो उसका साइज बढ़ाएंगे जब तक सरफेस टेंशन क्या बैलेंस आउट नहीं कर देगी। ठीक है, और ज़्यादा चार्जेस हो गए तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। 13th क्वेश्चन। 4 wires of same material and diameter as mentioned below are stretched by a load of same magnitude separately. Which one of them will be elongated maximum? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ देयर वाज नो फिनोमेना ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है, देन क्या होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन लैम्प। सही बात है, कैपिलरिटी नहीं होगी तो कैसे राइज करेगा केरोसिन। वन वुड नॉट बी एबल टू यूज स्ट्रॉ टू कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉ में हम लोग अपनी तरफ से प्रेशर लगाते हैं ना, जब फ्रूटी हम सक करते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग अपनी तरफ से प्रेशर देते हैं, उसमें कैपिलरिटी का कोई काम नहीं है। अगला ऑप्शन 2 अगर जो गलत है तो देख लेते हैं, 2 इसमें से कट जाएगा, 2 इसमें से कट जाएगा। इसमें आंसर पे तो हम इधर ऐसे ही आ गए, पर देख लेते हैं, ऑप्शन बी ही आंसर है। द ब्लोटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, सही है। द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड नॉट हैव ग्रोन ऑन द अर्थ, सही है, क्योंकि अभी आपको ऊपर मैंने कंसेप्ट बताया था किस चीज़ का, जाइलम वाला कंसेप्ट बताया था। रूट से क्या होती है, रूट से पानी सक करके वो अपने लीव्स तक पहुंचाते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस में वो काम आता है। तो जब वही नहीं हो पाएगा, कैपिलरिटी एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो कैसे रह जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। कैपिलरिटी एक्शन इज द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो in narrow space without assistance of or even in opposition to external force like gravity। आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिलरिटी क्या करता है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है, अगर है ना। ठीक, द केरोसिन राइज in the wick of a lamp through capillary action. If a person wants to consume soft drink, he needs to impose some external force। मैंने आपको बताया ना, फ्रूटी को हम लोग अलग से प्रेशर डाल के फोर्स एक्सर्ट करके सक करते हैं बाय हिज माउथ, ना कि वो कैपिलरिटी एक्शन होता है। अगर जो आप चेक करना चाहते हैं तो स्ट्रॉ डाल के छोड़ दीजिएगा, देखिएगा क्या फ्रूटी बाहर निकलने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आगे क्या है, as we know capillary action take place only in the absence of an external force, hence one would not be able to use a straw. Blotting paper also works on the principle of capillary action. It has a large number of pores on its surface which acts like capillary tube. Nature is an excellent user of capillary action. The fine roots of trees acts as a capillary tube which provide them useful nutrients and water। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट ओनली रीजन। ठीक है, कैपिलरिटी इज नॉट ओनली रीजन।
ब्लोटिंग ऑफ इंक है, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है, सॉइल से वो भी कैपिलरिटी एक्शन शो करता है ना। जब आपने कंसेप्ट सुना होगा ज्योग्राफी में, सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की। जैसे अपना पंजाब रीजन है, सम पार्ट ऑफ नदर्न रीजन ऑफ गुजरात, उसमें क्या है, सैलिनिटी बढ़ गई है। एक्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर की वजह से क्या हुआ है, नमक बाहर आ गया है। हम लोगों ने क्या किया है, उसकी वजह से भी वो कैपिलरिटी एक्शन भी बहुत हुआ वहाँ पे, ठीक है। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ, ये भी, इसके लिए भी कैपिलरिटी जरूरी है। राइज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट टू इट्स फोलिएज, ऑप्शन डी दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जरा, इसमें भी कैपिलरिटी लग रहा है बट सॉल्यूशन देखते हैं इसका। We can find several examples of capillarity in our daily life, such as blotting soft ink by the blotting paper, rising of underground water, the spread of water drops on a cotton cloth, rising of kerosene in a wick of a lamp. But capillarity is not only the reason for rising of water from the roots of a plant to its foliage. ठीक, apart from this, transpiration and cohesion is also responsible for this, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एंड कोहेशन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से तो कैपिलरिटी ठीक है, पुराना क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर जो ऐसा कुछ आता है रिलेटेबल तो आप टिक कर सकते हैं। 16th क्वेश्चन, केरोसिन राइज इन द विक ऑफ अ स्टोव इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। यहाँ पे कैपिलरिटी कोई ऑप्शन नहीं दिया है ना, मैंने आपको बताया था जितना अच्छा सरफेस टेंशन होगा उतनी अच्छी क्या होगी, कैपिलरिटी होगी। तो समझ जाइए, एक दूसरे से रिलेट करते तो आप सरफेस टेंशन को टिक कर सकते। केरोसिन ऑयल राइज in the wick of a stove due to the surface tension of oil. The wick of a lamp has many holes which acts as a capillarity, so kerosene oil keep on rising in the capillaries. Sorry for the pronunciation, ठीक है। अगला क्या है हमारा, in capillary tube a fluid rise more as compared to the water. It is due to fluid rise more क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा ना। द सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, यही रीजन रहता है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। इन कैपिलरी ट्यूब लिक्विड राइज इन प्रोपोर्शन विद इट्स सरफेस टेंशन। द लिक्विड विच हैज मोर सरफेस टेंशन वुड गेन मोर हाइट। अगला, when an air bubble at the bottom of lake rise to the top, तो इसका साइज इंक्रीज होगा। सेम चीज रहेगा जैसे अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बलून वाला, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा ना। जब बॉटम में वाटर्स की कई सारी लेयर्स होंगी ना, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा। जैसे ये राइज करेगा ऊपर, तो नंबर ऑफ लेयर जो होंगी वो कम हो जाएंगी, तो इसका क्या करेगा, अपने आप साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। Increase in size. When a air bubble at the bottom of lake rise to the top, it will increase in size. The pressure of the trapped air in the bubble increase due to the decreasing vertical liquid depth. वही कहना चाह रहे हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। While traveling by plane, the ink of a pen starts to come out. रीजन क्या है, एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल होता है पेन में, ठीक है, वही मेंटेन करता है इसकी पोजीशन। अगर जो ये एयर प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, इंक बाहर हो जाएगी। ग्रेविटी का भी रोल होता है काफ़ी। कभी आप पेन उल्टा रख देना, आपको पता लग जाएगा ग्रेविटी का क्या रोल होता है। रात में पेन को उल्टा रखना, सुबह चलेगी नहीं वो आपकी, जब तक सही से नहीं करेंगे आप सीधा करके। या फिर एक काम करना, हम लोग छोटे होते थे, बुक को उल्टा कर लेते थे, उल्टा लिखते थे, तो कुछ लाइनें लिखने के बाद पेन रुक जाती थी। ट्राई करके आप देख लेना। 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन, इसका तो प्रिंसिपल पास्कल लॉ पे वर्क करते हैं, ठीक है। पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक elevator all works on the principle of Pascal law, which states that pressure exerted anywhere in a confined
इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ऐसा लिक्विड यूज होना चाहिए जो इनकम्प्रेसिबल है। अब पानी को नहीं यूज कर सकते आप, पानी तो कुछ हद तक कंप्रेस हो जाएगा, है ना, है ना। ब्रेक ऑयल्स आते हैं ना, पहले की गाड़ियों में ब्रेक्स होते थे तो उसमें ब्रेक ऑयल्स पड़ते थे, तो वो लिक्विड्स होते थे। Incompressible fluid is transmitted equal in all direction throughout the fluid such that the pressure variation remains same। तो जहां पर भी प्रेशर पड़ेगा वो पूरा लिक्विड में इक्वली इंपैक्ट करेगा, समझ रहे हैं। कोई भी लिक्विड आप यूज नहीं कर सकते। अगला क्या है, द सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर, क्या शो करता है, सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स दैट द वेदर विल स्टॉर्मी, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। सडन फॉल रहता है तो स्टॉर्मी वेदर रहता है। अगला क्या है देख लेते हैं, कंसीडर द फिगर ऑफ अ फाउंटेन विद 4 होल्स गिवन बिलो। ओके, 1 2 3 4, ठीक। विच वन ऑफ द होल इन द फाउंटेन विल थ्रो द वाटर फारदेस्ट, ठीक है। जो सबसे नीचे होगा वो फार करेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होगा ना, डेप्थ जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी उतना ही प्रेशर ऊपर लेयर्स का रहता है, उसी अकॉर्डिंग उसकी वो रहती है। The whole one has maximum depth and it has maximum velocity of flux, thus it will throw the water farthest। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, a liquid is flowing in a streamlined manner through a cylindrical pipe along with the section containing the axis of pipe, the flow profile will be। अच्छा, कैसे फ्लो करेगा वो मैंने आपको अभी बताया था ना, रेजिस्टेंस लगेगा उसकी, जो लेयर्स टच करेंगी, बीच का क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा। वही कंसेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या करती है, कम हो जाती है ना, आपको ऊपर बताया था। द विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ अ resistance of a fluid which is being deformed by either shear stress or tensile stress। In everyday time, viscosity is the thickness or internal friction, viscosity of liquid like water at different temperature up to the normal boiling point। ये दिखाया गया है इसमें, वाटर कैसे कैसे रिएक्ट करेगा और उसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। Thus it is clear that with the rise of temperature the viscosity of liquid decrease। The highest viscosity among the following is water, air, blood, honey। हनी की हाईएस्ट होगी, पहले हनी होगा, फिर हमारा ब्लड होगा, फिर हमारा वाटर होगा, फिर हमारा एयर होगा। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू फ्लो। A fluid that is highly viscous has high resistance, like more friction, and flows slower than the low velocity fluid। 26 देखते हैं, which one of the following is most viscous? अल्कोहल, वाटर, गैसोलीन, हनी। हनी ऑप्शन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया हमारा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीज, ये तो गलत बता रहे हैं, ये तो डिक्रीज होगी ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना मॉलिक्यूल से, तभी तो विस्कोसिटी कम हो जाती है उसकी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए फॉल्स और आर ट्रू। सॉल्यूशन क्या है इसका, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टेंड्स टू इंक्रीज एट इट्स टेम्परेचर decrease as its temperature increase। The increase in temperature cause the kinetic or thermal energy to increase, the molecules became more movable, more active हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। जैसे टेम्परेचर पहुंचता है मोशन बढ़ जाता है, तो विस्कोसिटी क्या होता है, मोशन को रोकने के लिए होता है, उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। अगला देखते हैं,
द सर्फेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, वाई? इसका क्या होता है? हमने पढ़ा था 9th में अनोनिमस नेचर ऑफ वाटर करके, ठीक, वो शो करता है। देखते क्या, मैक्सिमम डेंस कितनी डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे शो करता है एनोनिमिटी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनरली all liquid expand on heating but water expand to this rule, ठीक, sorry, but water is exception to this rule. If water is heated, its volume gradually decrease. This decrease in volume continues till the temperature rise 4 degree. At temperature over 4 degree, water start expanding. It then keeps expanding with the further rise of temperature till the 100 degree Celsius and turns stream. On other words, 4 degree Celsius water has the least volume, ठीक है, and maximum density. Its irregular expansion of water, this irregular expansion of water is called anonymous expansion. मैंने आपको बताया, इसी की वजह से क्या होता है, ऊपर की लेयर ठंडी हो जाती है बट नीचे क्या होता है, नॉर्मल पानी रहता है और सर्वाइव कर जाते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। इन कोल्ड वेदर aquatic animals survive even when water at the top layer of a lake freeze into ice because, ये मैं आपको बता चुका हूँ, water has highest density at 4 degree Celsius, so underneath the top layer of ice there is a layer of water. This is because the phenomena known as winter stratification of water bodies. In winter season, the water at top layer of water body will be ice 0 degree Celsius and are gradually frozen, but still the bottom layer will have liquid water and maintain the temperature of 4 degree, which supports the life there, ठीक है। Thus fishes and other aquatic animals are saved from frozen top layer of water. क्यों? उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन वो लेते रहेंगे, बचते रहेंगे। अगला क्या है? फिश कैन सर्वाइव इन फ्रोजन लेक बिकॉज, इसका भी आंसर उसी से रिलेट करेगा। द आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फ्रोजन लेक से बच जाती हैं। अगला क्या है? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम, इट्स डेंसिटी डज नॉट चेंज इट्स डेंसिटी। डेंसिटी नहीं बदलती है, कुछ भी वो हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है ना, बाकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अगला क्या है? व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री इट विल बिकम, क्या करेगी, इट्स वॉल्यूम क्या करेगा, पहले वॉल्यूम 4 डिग्री तक जाते जाते डिक्रीज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, एक्सपेंड करेगा बाद में। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर increase the volume, most liquid slightly, consequently decrease the liquid's density, but behavior of water from 0 degree to 4 degree is just opposite. When water is heated from 0 degree to 4 degree, then there is a decrease in volume and increase in density, but when we cross the limit of 4 degree, then again it becomes like other ordinary liquid. 4 डिग्री के बाद नॉर्मल अदर लिक्विड्स की तरह बिहेव करने लगता है। फिर आप उसको टेम्परेचर देते रहेंगे, वो एक्सपेंड करेगा, 100 डिग्री के बाद वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, बट 4 डिग्री तक उसका नेचर थोड़ा अलग रहता है, एक्सेप्शंस की तरह बिहेव करता है। अगला क्या है? 33rd, what changes will the volume of water shows if the temperature is lowered from 9 degree to 3 डिग्री? द वॉल्यूम विल फर्स्ट डिक्रीज, फिर क्या, इंक्रीज। एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ, मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है भाई? 4 डिग्री पे। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको। अगला क्या है? एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम? लो, कितनी बार पूछा गया है पहले भी, उसके बाद भी कितनी बार पूछा गया है, 4 डिग्री पे। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा?
केल्विन्स में है तो हम +4 कर देंगे ना, 4 कर देंगे तो 277 कितना होता है 273 सेलेक्ट करके +4 कर देंगे हम 0 डिग्री 27 आराम से आ जाएगा हमारा। What is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volumes of all gases contains equal number of molecules? अवोगाद्रो लॉ होता है ये, ठीक है। अब इस लॉ को आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें घुस के थेसिस करने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, ये टिक करके आ जाएंगे वहां पे जाके। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। The Avogadro law states that under the same condition of temperature and pressure, equal volumes of different gases contains an equal number of molecules. ठीक है। This empirical relation can be derived from kinetic theory of gases. Under the assumption of a perfect ideal gas, for example, for a given mass of an ideal gas, the volume and amount of the gas are directly proportional. If the temperature and pressure are constant, the law is approximately valid for real gases at sufficiently low pressure and high temperature. आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, बस उसी से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? In which of the following condition distance between the molecules of carbon dioxide filled in a container may increase? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज करना चाहिए। चलो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। अगला देखते हैं, ऑन लीकेज ऑफ सम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द कंटेनर, लीकेज ऑफ, आगे भी देख लेते हैं, on increasing the air pressure in the container, on adding more carbon dioxide gas in container without changing its size। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा सही रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैसे? इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गैसेस do not have a definite volume and can occupy any amount of space available to them. Hence, on increasing the volume of container and on leakage of some carbon dioxide gas from the container, the distance between the molecules of carbon dioxide filled in a container will increase. अच्छा, it will decrease on increasing the air pressure or on adding more carbon dioxide। समझ में आया? अगला देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारे में पूछे नहीं जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, तो इस पर कुछ खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, हम असर्शन रीजन पे आ जाते हैं। असर्शन रीजन क्या कहता है? आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मरकरी बट गेट्स इमर्ज्ड इन वाटर। रीजन क्या है? द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ मरकरी। ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें ये होता है डेंसिटी का रिलेशन होता है, और समटाइम्स क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन का रिलेशन हो जाता है। एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन अ मरकरी बट गेट्स इमर्ज इन वाटर बिकॉज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, 41 देखते हैं। वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी वाइल इट सिंक्स इन वाटर? क्या हो जाएगा? आयरन नेल की क्या होगी? आयरन नेल हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मरकरी, तभी वो सिंक करती है और उस पर फ्लोट करती है। अ नीडल sinks in water whereas a ship made up of iron floats on it because relative density of needle is greater than that of water displaced by it, है ना। रिलेटिव डेंसिटी जो उसकी होती है वो ज़्यादा होती है। द रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकुलर सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर। The relative density of pure water is 1. The substance having the relative density less than 1 will float on water. Less than 1 जिनकी होगी वो float करेंगे, while the substance having the relative density more than 1 will sink, है ना। The ship is designed in such a way that its effective density is less than the density of water
and the weight of water displaced by the ship is equal to the weight, so it floats upon the water, but the density of iron needle is much larger than the water, so it sinks easily. 43rd देख लेते हैं हमारा क्या है. An iron needle floats on the surface of water is due to, अब बताओ, सरफेस टेंशन की वजह से. मैंने आपको बताया ऊपर, है ना. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. An iron needle can float on water due to the surface tension of water because upward force of a needle due to surface tension balance the weight of needle. तो सरफेस टेंशन अपवर्ड फोर्स लगाएगा पानी से, वो उसके वेट को क्या करेगी, बैलेंस आउट कर देगी. While lifting a bucket of a water from a well, we feel that the bucket क्या होगी, भारी फील होगी ना, स्पेशली जैसे पानी से हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि पानी में जब रहेगी तो कुछ पानी डिस्प्लेस करेगी, तो उतना वेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. बिकॉज द became heavier above the surface of water. Solution देखते हैं. According to the Archimedes principle of floating, objects appear to be heavier in air than inside the water, or they appears to be less heavy in water. This is because water exert an upward force, है ना, on the object immersed in it. This reduction is equal to the weight of fluid that body displaced. अगला देख लेते हैं हम. 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फिल्ड इन अ वेटलेस बलून. ठीक, इट्स वेट इन वाटर विल बी क्या होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना. वेटलेसनेस शो करेगी ना, आप थ्रस्ट जब मैनेज कर जाएगा उसका. अगला देखते हैं. द क्लाउड फ्लोट्स इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, क्या होगी उसकी लो डेंसिटी होगी. ज़्यादा डेंस होगा तो नीचे आ जाएगा. जब पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, डेंस बढ़ जाता है ना, डेंसिटी बढ़ जाती है, तो नीचे को आ जाते हैं बारिश के फॉर्म में कुछ टाइम के बाद. कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, बट ये भी रिलेट कर जाता है. द क्लाउड फॉर्म व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इनटू विजिबल वाटर ड्रॉपलेट्स. दे आर so called that the effective gravity of them is negligible. Thus the clouds floats in atmosphere because of their low density, है ना. 47वां देखते हैं. While floating in a sea, what part of an iceberg is above the surface of sea? 1/9 पार्ट होता है ना, एक पार्ट ऊपर होगा और उसका 9th पार्ट नीचे होगा सी में. इसीलिए तो क्या हुआ था, टाइटैनिक हुआ था. टाइटैनिक में ऐसा हुआ था कि जो शिप को चला रहे थे, उन्होंने देखा छोटा सा आइसबर्ग है, आराम से पास कर जाएगा, पर उन्हें पता नहीं था उसका 9th पार्ट जो है वो नीचे है, सीधा जाके टकरा गया था. व्हेन प्योर वाटर, इसका कंसेप्ट तो बता ही दिया है आपको. ठीक है, अगला देखते हैं. 48. एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट हैपेंड टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, रिमेन सेम हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस द एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू, जितना उसने वाटर ऑलरेडी डिस्प्लेस कर रखा है ना, तो उसमें मेल्ट भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर. 49th क्या है. अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बेकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रीम. ठीक, व्हेन होल ऑफ द आइस मेल्ट क्या होगा, इसमें भी कोई लेवल पे चेंज नहीं होगा. द वाटर लेवल विल नॉट चेंज. सेम कंसेप्ट लगेगा, ऑलरेडी वो डिस्प्लेस कर चुका होता है. तो अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो एक बार अगर जो आपको दिक्कत हो रही है इसमें, तो 9th क्लास की आप या 10th क्लास की एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वहाँ से आप कर सकते हैं, है ना. चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर थोड़ा आप वेट करिए, मैं एनसीईआरटी सीरीज शुरू करूँगा, तो वहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा. क्योंकि मैंने नोटिस किया जितने भी एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मेजरली वो 9th-10th की ही साइंस पूछते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता. बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वही बेसिक कंसेप्ट आते हैं. तो एक अच्छी सी सीरीज में लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. तब तक इंतज़ार करिए और कमेंट करिए किसको किसको चाहिए. अगला क्वेश्चन क्या है. A body floats at 0 degree Celsius water if
टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस देन क्या होगा उसका, सिंक कर जाएगी। सिंक क्यों कर जाएगी भाई, क्योंकि डेंसिटी कम हो जाएगी ना। 4 डिग्री पे क्या करता है, मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है, फिर नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। उस डेंसिटी पे वो रोक सकता है ना, किसी अमाउंट ऑफ वेट को। बट जब डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि उस वेट को रोक सके वो, तो सिंक कर जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्हेन द वाटर इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीज, ठीक। द डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज द लोवेस्ट, यहाँ पे उसकी लोवेस्ट हो जाती है, सो द बॉडी विल सिंक कर जाएगी ना। वाटर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट, ये सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, घूम फिर के वही कंसेप्ट आ जाता है। 4 डिग्री एनॉर्मस नेचर ऑफ वाटर जो था, एनॉर्मिटी शो करता है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अगला देखते हैं। वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन सी देन इन रिवर, क्योंकि उसका वाटर डेंस होता है ना, सॉल्ट की वजह से सैलिनिटी होती है ना सी में, तो क्या हो जाएगा, द सी वाटर इज सॉल्टी। अगला देखते हैं। अ बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच अमंग द फॉलोइंग, हाईएस्ट कहाँ पे शो करेगा, हाइड्रोजन में, क्योंकि ये लाइटेस्ट गैस में से एक होती है ना। द अपथ्रस्ट फोर्स और बायोन फोर्स इन हाइड्रोजन विल बी लेस देन अदर मैटर बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट गैस, है ना। तो इसको सबसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा हैवी फील होगा। और इसमें देखा जाए सबसे कम वेट कहाँ पे फील होगा, तो हमारा वाटर हो जाएगा। 53rd देख लेते हैं हम। When a ship enter in sea from a river, what happen? अच्छा, रिवर का वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, आपने देखा होगा कंसेप्ट, फ्रेश वाटर होता है। सैलाइन, और सी का वाटर क्या होता है, सैलाइन होता है। तो क्या करेगा वो, लिटिल बिट राइज कर जाएगा, है ना, क्योंकि अब थ्रस्ट बढ़ जाएगा ना सी वाटर में, तो उसकी हाइट बढ़ा देगा वो। When a ship enters a sea from a river, the ship is elevated due to high density of salt sea water than the river। अगला और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। असर्शन रीजन है। When a ship enters a sea from the river, it rise a little bit, ठीक है। The density of sea water is greater than the density of river water। हाँ सही है, रीजन भी सही है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, अगला चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स। अब इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक की आपको, अगर जो हमने ज्योग्राफी की एक नई सीरीज शुरू की है, आप ज्योग्राफी के भी लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की अगर जो आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कंसेप्ट मैंने गलत बता दिया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा वहीं पे। और वॉइस से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।